चलिए जी, अब स्टार्ट करेंगे हम ऐसे नंबर 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। सेकेंड मॉड्यूल लेकर आए हो? दोनों क्यों नहीं लेकर आए? मैंने बोला है सर, वजन हो जाता है सर, वजन समझो सर। सर भारी हो जाता है, हमसे इतना नहीं उठाया जाएगा। हम हमारे पास और भी सब्जेक्ट है ना बेटा, बहुत सारी किताबें हो जाती हैं। किसी स्कूल के बच्चे को देखना जिसने ये बोला है कि वजन हो जाता है, किसी एक 4th क्लास या 5th क्लास के स्कूल के बच्चे को रोकना, उसके वस्ते का वजन चेक करना, जितना तुम उठा रहे हो उतना ही होगा, और फिर उसको और अपने आप को कंपेयर करना, और फिर सोचना जो मैंने आज बात बोली वजन हो जाता है। बेटा कंधों पे वजन तो उठाना पड़ेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं ऐसे नंबर। एक स्टूडेंट की क्वेरी है शुभम मिश्रा की, सर अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट मिसमैच होगा तो वो नेचुरल नहीं रहेगा, एंड इफ दे ओवरलैप हुआ तो नेचुरल होगा। देखिए बात ऐसी है, अगर मैनेजमेंट की कोई जजमेंट है और ऑडिटर उस जजमेंट से एग्री नहीं कर रहा है तो दे ऑडिटर के पास अपना एक बेसिस होना चाहिए कि व्हाई आई एम नॉट एग्रीइंग विद योर जजमेंट और विद योर रैशनल। और अगर आपको लगता है कि आपका वैलिड बेस है और आप मैनेजमेंट के साथ एग्री नहीं कर रहे हो एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट एग्रीइंग विद योर जजमेंट, तो वो तो जो रिकॉर्ड करेगी वही करेगी। इन दैट केस हम ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे, विल डॉक्यूमेंट आर रीजन, और हम ओपिनियन को क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे इफ द एरिया इज मटीरियल। क्लियर है? अरे क्यों परेशान कर रहा है भाई? क्लियर है जी? चलो जी, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मेरे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट से, जिनका नाम है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, शुभम अग्रवाल, और जो कि इंटरमीडिएट में उन्होंने ऑल इंडिया हाईएस्ट ऑडिट मार्क्स स्कोर किए थे। फेस टू फेस क्लास के ही स्टूडेंट हैं और इंटर पे भी रैंक होल्डर थे, फाइनल पे भी रैंक होल्डर है बेटा यहाँ पे शुभम पास में? अगर है तो प्लीज शुभम को बुलाइएगा। है बेटा? नहीं है तो कोई नीचे जाके प्लीज बुला के ले आओ, क्योंकि मैं पहले 560 स्टार्ट करने की सोच रहा था बेटा। हाँ जी, नीचे से बुला के लेकर आना यार शुभम को। तो आप बोलते हो सर टेक्निकल पर्सन को बुला दो, तो आपके लिए तो ये भी टेक्निकल है। मैं देखना चाहूंगा आज कितने स्टूडेंट जेन्युइनली अच्छी क्वेरीज पूछते हैं। अगर आज का सेशन मुझे अच्छा लगा तो आज के बाद मैं कंटिन्यू बेसिस पे आप लोगों के लिए अलग अलग पर्सनालिटीज को आपकी क्लास में बुलाकर लेकर आऊंगा। बट यस डेफिनेटली, लास्ट में कौन था? नहीं वो तो मजेदार था। प्लीज क्लैप फॉर शुभम अग्रवाल। ये बहुत ही टैलेंटेड कैंडिडेट हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। पिछले 1 साल पहले आप सीए बने तो आप ही की मैं बोलूंगा कि यहीं बैठे हुए थे 2 साल पहले तक मेरे साथ। फिर उसके बाद ईवाई से इन्होंने आर्टिकलशिप की और वो भी अपनी एक जर्नी है। और आर्टिकलशिप को छोड़कर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना, फुल स्क्रीन ले आना निवास, स्क्रीन हटा के फुल स्क्रीन ले आना, ठीक है, और ड्रैग करके मिडल में कर देना निवास। हाँ, आर्टिकलशिप को छोड़कर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने की चाह थी बट नहीं की, उसके अपने रीजंस रहे होंगे, यू कैन आस्क। और साथ ही साथ आप पूछ सकते हो भाई इंडिया हाईएस्ट स्कोर करने का तरीका क्या था, पैटर्न क्या था? फाइनल में भी रैंक होल्डर है, ऑडिट में हाईएस्ट मार्क्स हैं, वन ऑफ दी ऑल इंडिया हाईएस्ट की रेंज में है मार्क्स इनके। तो ओवर टू दी शुभम अग्रवाल, प्लीज क्लैप फॉर हिम। शुभम आप ये माइक ले लीजिए। हेलो। हेलो, एक माइक और है हमारे पास। तो मैं आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा क्योंकि क्वेश्चन आपने पूछने हैं।
शुभम, सबसे पहले तब तक तुम कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ इन वेरी ब्रीफ? Okay. I'm CA Shubham Agarwal. I qualified my CA finals in November 22 with All India rank 15. I'm currently working in Power Finance Corporation as an assistant manager. I got this placement from campus. That was one of the highest packages in the campus at that time. And I did my articleship from Ernst & Young in statutory audit. For 3 years, I was with Ernst & Young. And I guess that's all about me. कैंपस का वो हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज था, ठीक है? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स समवेयर अराउंड 30 लाख एट दैट टाइम, राइट? Yeah, हाँ. और वो बोलते हैं ना सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी है भाई की, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब, 10 से 5 वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट बाबू हैं ये। हाँ जी, नाउ ओवर टू यू। सबसे पहले मैं 2-3 बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको जितने टेक्निकल क्वेश्चन पूछने आप पूछते रहना। शुभम, पहली बात तो ये कि ये मेरे पास तब आया था जब इसका फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था। ही केम टू मी इन माय फेस टू फेस बैच। ये फाउंडेशन का स्टूडेंट था, फाउंडेशन एग्जाम दिया, अगले दिन से क्लास में, इंटर की क्लास में आके बैठ रहा है। और मैंने कहा भाई फाउंडेशन का कैसे आया आज घूमते फिरते हुए? कह रहे नहीं सर, इंटर में बहुत अच्छा स्कोर करना है, रिजल्ट की वेट नहीं करूंगा, क्लासेस करूंगा। तो उस टाइम वो मेरा पहला बैच था शुभम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली का पहला बैच था मेरा। ये भाई सारी क्लासेस, वन ऑफ द टॉप कोचिंग सेंटर, हालांकि आज वो सर नहीं पढ़ाते हैं शायद फेस टू फेस, वहां से ले रहा था। और ये ऑडिटिंग के लिए मेरे पास आता था सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए। ये पास हो गया था, फाउंडेशन में भी इसकी रैंक थी जहां तक मुझे याद है। रैंक थी ना तुम्हारी? उसके बाद फाइनल कंटिन्यू किया, फाइनल में भी रैंक, इंटर में भी रैंक, और आर्टिकलशिप भी बढ़िया। तो जर्नी तो बहुत बढ़िया रही है। और ये मत सोचना कि इसकी लाइफ है ना जो बहुत ही हसीन स्मूथ रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हम सब की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे आप सब स्ट्रगल करते हो हर चीज के लिए, एफर्ट्स करते हो, वैसे शुभम ने भी उतने ही एफर्ट्स किए। बट यस, बहुत मेहनत की है। उस मेहनत के बलबूते पर आज जहां पर 3,000 रुपए भी शायद एक टाइम पे मटेरियल रहा होगा शुभम के लिए, आज 3 लाख भी मैं बोलता हूं इमटेरियल है, ठीक है? तो नंबर बहुत ड्रास्टिक चेंज होते हैं हम सबके लिए, क्योंकि सीए की डिग्री ही ऐसी है जो हमें फर्श से अर्श पर लेकर जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है शुभम कि एट इंटर लेवल, आई विल नॉट टॉक अबाउट मच इन अबाउट फाइनल्स, मोस्टली रिलेटेड टू इंटर ओनली। इंटर पे इंडिया हाईएस्ट स्कोर कैसे किया था, कैसे पढ़ा था, वो बता दे भाई डिटेल में। तो पहले जर्नी के बारे में शुरू करते हैं। जैसे सर ने बताया जर्नी, तो मेरा फाउंडेशन था नवंबर 2018 में, आई अपीयर्ड फॉर फाउंडेशन। सर का बैच शुरू हो रहा था दिसंबर 18 में। मैं ऐसे ही यूट्यूब ब्राउज कर रहा था, ऐसे सर की वीडियो आएगी, मैं लक्ष्मी नगर में बैच ले रहा हूँ। तो आई थॉट कि यार बैच ले रहे हैं तो स्टार्ट ही कर देते हैं जर्नी, बिकॉज इतना तो था कि फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। रैंक का तो था नहीं इतना, बट इट वॉज लाइक कि क्लियर तो मैं कर लूँगा, इंटर के लिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सर की वीडियो देखी, सर से एक बार मैंने कॉल पे बात भी करी थी उससे पहले। आई डोंट नो सर को याद है या नहीं है, मैंने बात भी करी थी कि सर फीस मेरे पास पैसे थोड़े कम है, देख लो क्या करना है। सर ने बोला आजा तो बैच में आजा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सर ने जैसे ही बोला मैं आ गया। दिसंबर 2018 में सर का बैच था, पहला था लक्ष्मी नगर में। देवर रफली 35-40 बच्चे होंगे सर, 40 बच्चे थे। तो मैं वहाँ आके बैठ गया, तो नॉर्मल क्लास चलती रही, सर पढ़ाते थे, मैं पढ़ता था, घर जाके रिवाइज करता था। सर ने बोला ये कर ले, मैंने कर लिया। सर ने कहा राइटिंग प्रैक्टिस करो, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी। सर ने बोला कि ऐसा करो घर जाके रिवाइज करना सारा सब्जेक्ट, मैंने कहा चलो रिवाइज भी कर लेंगे। जैसे ही मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट आया, हमारे बैच में 3-4 लोग थे जिनका आया था, तो आई गॉट अ रैंक इन दैट। मतलब तब मुझे रैंक का पता भी नहीं था क्या है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि रैंक होता क्या है। मेरे को तो लगता था 200 मार्क्स लाने हैं, यू आर पास, बस दैट्स इट, यू कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड। बट जब मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया तेरी तो रैंक होगी, मैं चेक कर लेता हूँ, मतलब पता नहीं क्या होता है, रैंक कर लेते हैं चेक। तो मैंने रैंक चेक करी, इट वॉज 44। मैं 44 लिखा तो आ रहा है, मतलब क्या है इसका। तो उसने बताया, कह रहा यार मतलब टॉप 50 आता है, सो यू आर 44th इन दैट। मैं ठीक है, आई वॉज वेरी नॉर्मल कि मैं ठीक है पास हो गए। मैं क्लास में आया, क्लास में बच्चों ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा पास हो गए, इतने मार्क्स हैं। तो उन्होंने बोला रैंक होगी, मैं हाँ 44 लिखा हुआ आ रहा था कुछ। तो देवर लाइक तेरी ऑल इंडिया रैंक है, मैं हाँ शायद ऑल इंडिया रैंक भी लिखा हुआ आ रहा था ऊपर। फिर मैंने सर को भी बताया, सर बोला कि तेरी ऑल इंडिया रैंक है तो यहाँ क्या कर रहा है अभी तक। तो जब उसकी ऑल इंडिया, शुभम की ऑल इंडिया रैंक आई, तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं वो, हमारे बहुत करीबी हैं। उन्होंने सभी ऑल इंडिया रैंकर्स को कहा कि आप हमारे यहाँ आके फेस टू फेस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो।
तो अब शुभम के पास मौका था कि ऑडिट भी वहां से पढ़ लिया जाए। हाँ, तो मैंने कहा नहीं सर अब तो आपसे पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है मुझे, सही लग रहा है ऑडिट, आप ही से पढ़ूंगा मैं तो। सर कह रहे ठीक है आजा क्लास में बैठ जाइयो। कंप्लीट करी क्लासेस, जनवरी एंड तक हो गई थी क्लासेस। देन स्टार्टेड विद ग्रुप 1। ग्रुप 2 के पहले 2 सब्जेक्ट्स लिए, ग्रुप 1 के फिर 4 सब्जेक्ट्स लिए। जैसे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स खत्म हुए ना, मुझे ध्यान आया यार ऑडिट और EISSM पढ़ा था हमारे टाइम पे, EISSM होता था, मैं यार कुछ याद नहीं। मैंने दोबारा सर को फ़ोन मिलाया, सर का मतलब नंबर था मेरे पास और सर कॉल पिक कर लेते थे। तो सर ने मेरी कॉल पिक करी, मैंने कहा सर देखो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। सर ने कहा ऐसा कर, कुछ मत कर, डेली 1-1 घंटा अभी से पढ़ना शुरू कर दे ऑडिट को। इट वाज़ जून एंड, तो कह रहे आगे 3-4 महीने तो ऑडिट को डेली सुबह 1 घंटा दे दे। मैं ठीक है सर, अभी तक ये माने भी मान लेते हैं। फिर कहते हैं एक और चीज़ कर। मैंने कहा पूछो बताओ क्या? कह रहे 2 या 3 क्वेश्चन डेली लिख के देख लियो साथ-साथ। मैं ठीक है ये भी कर लेंगे सर, मैं पास हो जाऊँगा ना? कह रहे हाँ सर पास हो जाएगा, तो इतना कर ले। कह रहे मैंने फॉलो किया वो चीज़, आई फॉलोड इट लाइक जून एंड से मैंने जब 2 सब्जेक्ट बचे थे मेरे, एडवांस अकाउंट्स एंड FM, साथ-साथ में करता था, साथ में 1 घंटा ऑडिट डेली जैसे सर ने बताया। साथ में क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस, जो सर का क्वेश्चन बैंक था उसी से। फिर एग्ज़ाम तक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे था, मैंने दोबारा फ़ोन किया सर को। मैं सर अभी भी कुछ नहीं हुआ मैं सर अभी भी कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा। सर यार कुछ नहीं तो एग्ज़ाम दे आ, तूने सब किया है मैंने जो बोला है? मैंने कहा हाँ सर किया है। कह रहे चल तू एग्ज़ाम दे आ, बाकी देख लेंगे क्या होगा। मैं ठीक है एग्ज़ाम भी दे आएँगे। तो जब एग्ज़ाम दे के आए, फिर रिज़ल्ट वाला डे आया, तब तक मैं चिल ही था। मैं ठीक है एग्ज़ाम दे, अब देख लेंगे आगे क्या होगा। बीच में मैंने 1-2 बार और सर को फ़ोन किया आर्टिकलशिप के लिए तंग करने के लिए, कि सर आर्टिकलशिप लगवा दो, कहीं एग्ज़ाम तो दे दिया, आर्टिकलशिप लगवा दो। सर ने वही बोला कि रिज़ल्ट तक वेट कर ले, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो जब रिज़ल्ट आया, ऑडिट में 86 मार्क्स थे। तो और वो उस अटेम्प्ट के ऑल इंडिया हाईएस्ट थे। हाँ, मैंने सर को फिर मार्कशीट भेजी अपनी, सर ये है। सर ने मेरे को ऑडिट पे वैसे करके भेजा, कह रहे 86 है ये। मैं हाँ सर 86 है तो कह रहे पता है ये इंडिया हाईएस्ट हो सकते हैं। मैं सर मुझे नहीं पता बट इतने ही हैं, देख लो आप तो दैट वाज द जर्नी। मतलब सर ने जो बोला वो फॉलो किया मैंने, क्वेश्चन बैंक फॉलो किया, मटेरियल फॉलो करा। मतलब मैंने बोला सर जो आप बोलोगे मैं कर लूंगा, आई जस्ट वांट टू क्लियर। देख रहे हो, सक्सेस को कभी भी ना सर पे नहीं इसने हावी किया, जो मेरे को इसकी सबसे अच्छी चीज लगती है। सर 86 आ गए ना, कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है। रैंक कोई बात नहीं सर, रैंक कर लेंगे। अब आगे का बताओ, ये जो आ गया वो आ गया। चलो जी, फिर आपने क्या क्या स्टोरी बताई आपको? फिर आगे फिर आई पहले तो इम्पोर्टेंट जर्नी थी आर्टिकलशिप की। आर्टिकलशिप के लिए मैंने सर को बहुत तंग किया था, मुझे अभी भी याद है। मैं डेली कम से कम 2 बार सर को फ़ोन करता था कि सर यहाँ का ऑफ़र आया जाऊँ क्या, यहाँ का ऑफ़र आया जाऊँ क्या, मतलब टॉप फर्म्स इन दिल्ली, टॉप 10। सर ने एक बात बोल दी मुझे, कह रहे तू जाएगा तो बिग 4 जाएगा वरना नहीं जाएगा। मतलब क्लियरली बोल दिया कि तू जाएगा तो जाएगा वरना कहीं मत जाइयो। और मैंने कहा मेरे तो रेफरेंस नहीं है, मैं कैसे जाऊँगा बताओ। सर ने बताया कि तेरी रैंक है ये, यू कैन गो। मतलब मेरे को नहीं लगता था मैं बिग 4 जा पाऊँगा, बिकॉज़ वहाँ पे इतना वर्क प्रेशर होता है। फिर मेरा घर दिल्ली में, फर्म्स गुड़गाँव में, क्लाइंट्स गुड़गाँव में, तो ट्रैवल टाइम इतना होता है। तो मेरा मेन फोकस था कि फाइनल निकाल लूँ। बट सर ने बोला आर्टिकलशिप करेगा तो बिग 4 से करेगा। मैं सर इतनी बात मानी, एक बात और मान लेते हैं। तो इट वाज़ लाइक मेरा जब EY में इंटरव्यू हुआ था, आई वाज़ इंटरव्यूड फॉर EY। अगर वो इंटरव्यू नहीं होता उस दिन, मैं किसी और फर्म में उस दिन जॉइन कर लेता। उस दिन मेरे पे जॉइन ऑफर लेटर था, एक अच्छी फर्म थी उससे था, और मैं सर को बोल रखा था कि मैं सर जा ही रहा हूँ मैं तो जॉइन करने। सर वाज़ लाइक कि एक बार इंटरव्यू दे आ बस, बाकी देख लेंगे क्या करना है आगे। मैंने इंटरव्यू दिया, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम EY आफ्टर 1 वीक। जब इंटरव्यू देके आया उसके बाद बाहर निकल के मैंने सर को फ़ोन किया कि सर लग रहा है मेरा तो नहीं होने वाला, हाउ अबाउट कि मैं दूसरी फर्म जॉइन कर लूँ। उन्होंने बोला ही है कि अगले दिन भी आ सकते हो आप। सर ने बोला इसके रिजल्ट का वेट कर ले, कि रिजेक्शन आ जाए तो रिजेक्शन आ जाए, एक्सेप्टेंस आ जाए तो एक्सेप्टेंस आ जाएगा, तू जा मत कहीं। तो बस उसने बोल दे 1 हफ्ता किसी तरह एक्सटेंड कर दे। तो मैंने 1 हफ्ता कुछ बहाना मार के उस फर्म को एक्सटेंड किया अपनी जॉइनिंग डेट, और बाय लक कह लो या कुछ भी कह लो, ऑफर लेटर आ गया मेरे पास EY से 1 हफ्ते के अंदर। तो फिर मैंने उनको मना करके EY जॉइन किया देन। फॉर दैट यार वो, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कुछ स्टूडेंट के बीच में। एक स्टूडेंट और था मेरा जिसने ऑफर लेटर, इंटरव्यू दिया, फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट हो गया, सामने वाले ने बोल दिया यू आर सेलेक्टेड, उसने GT में मना कर दिया, फिर उन्होंने बोल दिया सॉरी हमारी वैकेंसी फुल हो गई। हर्षित था क्या वो? हर्षित इंडिया रैंक 4? हाँ हर्षित अच्छा। था आई गेस, वो हर्षित था। नहीं मैंने किसी और फॉर्म से लिया हुआ था तो दैट वाज अबाउट इट। फाइनल में भी फिर मैंने सर के पीछे पढ़ा, जैसे मैं इंटर में पढ़ा था। क्लासेस का बता दो सर क्या करना है, कैसे करना है, प्लान बता दो क्या करना है, 2.5 साल पढ़े हैं, करूँगा क्या इसमें मैं देखो फाइनल की मैं 2 बातें बताना चाहूंगा, अगर ये वीडियो फाइनल वाले तक भी पहुंच जाए तो किसी तरह से। फाइनल में शुभम ने मुझे फोन किया, सर स्ट्रेटेजी बनाते हैं।
2.5 साल है, उस टाइम 3 साल की आर्टिकलशिप थी। हाँ। मैंने कहा शुभम सबसे पहले एफआर उठा, इसने एफआर खत्म किया, ये बोला सर एफएम दिलवा दो, याद है? हाँ। मैंने कहा नहीं, हाँ। पहले एफआर का रिवीजन करेंगे। रिवीजन। तो पहले बाकी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, फोकस सिर्फ क्लास कंप्लीट करने पे, रिवीजन पे फोकस ही नहीं है। हमने कहा भाई पहले एफआर ले लिया, इसको रिवाइज कर अच्छे से, हर एक क्वेश्चन सोल्व कर, जब पूरा हो जाएगा ना देन विल शिफ्ट टू, क्योंकि हम इसकी प्लानिंग तगड़ी थी ना यार कि मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, बाद में डेली 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है अभी से ही 3 घंटे रोज पढ़ लो। तो इसने एफआर किया, सेम स्ट्रेटेजी आई थिंक। हाँ, लाइक 3-4 महीने एक सब्जेक्ट करता था, 15-20 दिन रिवाइज करता था, फिर 3-4 महीने एक और सब्जेक्ट, फिर रिवाइज, फिर 3-4 महीने फिर रिवाइज। इट वाज लाइक दैट। मतलब पहले साल में टारगेट था 3 क्लासेस कंप्लीट करने का, अगले साल में सिमिलर टारगेट 3 और कर लेंगे, एक इलेक्टिव था उसे हमने छोड़ दिया था, एंड लास्ट के 6 महीने में एक लेक्चर कोई बचेगा तो वो देख लेंगे। दैट वाज द प्लान, दैट वाज लाइक हमने डिस्कस करके बनाया था एक, इस तरीके से था। सिंपल है, कोई स्ट्रेटेजी बनाना कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यू शुड हैव प्रॉपर टाइम, और उस प्रॉपर टाइम को एलोकेट करना है। क्लासेस के साथ साथ क्या 6 चीजें और करनी होती है, उसे इग्नोर नहीं करना है। तो जैसे मैं बोलता हूँ ना, जब एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन बैंक करो, एमसीक्यू करो, आईसीआई स्टडी मटेरियल करो, तो करके राइटिंग प्रैक्टिस करके आगे बढ़ो, रादर देन यार मैं एक काम करता हूँ पहले ना पूरी मेन बुक ऑडिट की 15 चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन बैंक देख लूंगा। जो जो स्टूडेंट ये बोलते हैं ना उसके बाद ये कर लूंगा, वो कभी कुछ नहीं कर सकते, वो शायद पास होंगे, रैंकर वाली कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। नाउ कुछ और बताना है शुभम? नहीं, आई गेस यही था अभी तक तो। उसके बाद कैंपस का सीए बनने की जर्नी के बारे में बताओ थोड़ा सा अपना। कैंपस तो लाइक मतलब और वो जरूर बताना तुम्हारी आईआईएम वाली स्टोरी, जब तेरा फोन आया था मेरे पास। हाँ, तो होता क्या है, यू ऑल नो रैंकर्स का सीए फाइनल में जिनकी रैंक्स होती है, आईसीआई एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाता है फॉर रैंकर्स। अब तो वो शायद नॉर्मल क्वालिफाइड सीएस के लिए भी ओपन कर दिया, बट इफ़ यू आर अ रैंकर यू गेट अ स्कॉलरशिप फॉर दैट। तो यू हैव टू पे 20% फीस ऑफ द टोटल, दैट रफली कम्स टू अराउंड 20K। तो आप वहाँ उसे पे करते हो, एंड दैट्स अ 14 डे लॉन्ग प्रोग्राम इन एनी ऑफ द आईआईएम्स। तो वी वेंट टू आईआईएम रायपुर फॉर दैट। इससे पहले आईआईएम लखनऊ में हुआ था, एक बार आईएसबी में भी हुआ है, एंड इस बार भी आईएसबी में हो रहा है, वो नेक्स्ट मंथ से है वो। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो आईआईएम के फैकल्टीज़ होते हैं, दे टेक क्लासेस फॉर यू लाइक रफली 4 to 5 लेक्चर्स अ डे। तो वहाँ पे प्रॉपर केस स्टडी वाला जो होता है, जैसे मैंने एमबीए वाली फीलिंग आती है प्रॉपर। आपको केस स्टडी बुकलेट मिलती है, दे डिस्कस दैट केस स्टडीज विद यू, रियल लाइफ केस स्टडीज होती हैं। कुछ ऐसा नहीं होता कि नॉर्मली उन्होंने बना दी, इट दीज आर रियल लाइफ केस स्टडीज, और प्रॉपर प्रोफेसर जो आईआईएम्स को पढ़ाते हैं, एमबीएस को पढ़ाते हैं, वो लेते हैं वो सारे लेक्चर्स। तो दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। वहाँ पे आप सोशलाइज कर सकते हो, क्योंकि सारे रैंकर्स होते हैं वहाँ पे, ऑल इंडिया रैंकर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लाइक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, हर पार्ट से आते हैं वहाँ रैंकर्स। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू सोशलाइज एज वेल। साथ साथ वहाँ पे बेनिफिट और ये मिलता है हमें कि वहाँ पे जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं ना, उसका थोड़ा आइडिया देने के लिए जो हमारा CMIB बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, वो खुद आते हैं गाइडेंस देने के लिए हमें। तो वो खुद इंटरैक्ट करते हैं एक एक स्टूडेंट के साथ कि क्या सेंटर क्या रहेगा, क्या कैसे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज आ रही है उनकी लिस्ट भी हमें मिल जाती है एक लेवल तक, क्या क्या CTCs ऑफर कर रहे हैं वो। तो बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन होता है आपके करियर में, तो दैट MDP प्रोग्राम इफ़ यू गेट अ रैंक इन CA फाइनल्स। तो वहाँ पे जब हम गए थे, इट वाज अ 14 डे प्रोग्राम इन IIM रायपुर दैट वी अटेंडेड। वीक डेज में क्लासेस होती थी, सैटरडे संडे वॉज सिटी टूर दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय IIM ओनली। एक पूरी बस जाती थी, उसमें पूरा सिटी को घुमा के लाते थे हमें, लाइक कोई मॉल्स हैं वहाँ पे, कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई लेक्स हैं। तो वहाँ पे वो प्रॉपर एक कह लो पिकनिक टाइप होता था 2 दिन का। साथ में डीजे पार्टी भी होती थी, 1 या 2 बार डीजे पार्टी भी थी। तो इट्स अ गुड कह लो कॉलेज वाला फील आता है वहाँ पे जाके ना, कि कॉलेज लाइफ आप जी सकते हो 14 दिन के लिए। वो दैट्स अ वेरी कह लो बेनिफिट बहुत अच्छा है रैंक लाने का फाइनल्स में। अच्छा एक और पॉइंट है, तुमने जो कैंपस में कंपनी सेलेक्ट की थी, यू हैव हाँ। लिमिटेड ऑप्शन टू सेलेक्ट द कंपनी और हाँ, टू अप्लाई राइट। फॉर द कंपनी। हाँ। देन वो 30 लाख वाली क्यों सेलेक्ट की? डर नहीं था कहीं से अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर बाकी भी ऑप्शन छोड़ रहा हूँ? नहीं। और आईएम में मेरे को याद है तुमने एक बात बोली थी, सर सब लोग इंटरव्यू पे जा रहे हैं मैं भी जाऊं क्या? हाँ। वो बेसिकली मैं बात चाह रहा था, अच्छा, तुम वो यहाँ वाले, डिस्कस हाँ। करो। तो होता क्या है, वो भी स्टोरी बता देता हूँ। बेसिकली इफ़ यू गेट अ रैंक, वहाँ पे क्या होता है, ऑफलाइन कंपनीज बहुत सारी आती हैं, बिग ब्रांड्स लाइक पेन, लाइक मैकेंजी। ऑफलाइन समझ रहे हो? ऑफलाइन कैंपस के अलावा हर कंपनी अपने इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है और जॉब के लिए। हाँ, यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट योर सेल्फ, मतलब कोई बीच में नहीं है। आपको खुद पता करना है कि ये कंपनी इंटरव्यू ले रही है, आपको खुद अपना रिज्यूम भेजना है, खुद वहाँ HR से बात करनी पड़ेगी, उसका कॉल आएगा तो खुद इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है। एंड दैट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस। आपका GD होगा, इंटरव्यू पैनल्स होंगे 2-3, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है किन्हीं कंपनीज का, और अब तो ये AI वगैरह प्लेटफॉर्म भी यूज़ करने लग गए इंटरव्यूज़ के लिए। तो इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस इफ़ यू गो थ्रू ऑफलाइन इंटरव्यूज़।
तो होता क्या, इफ़ यू गेट अ रैंक तो बेसिकली कुछ कुछ कंपनीज होती है, दे लुक आउट फॉर रैंकर्स ओनली, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, लाइक मैरिको, लाइक आईटीसी ऑल्सो लुक्स आउट फॉर रैंकर्स, लाइक वेदांता। तो ये टॉप कंपनीज होती हैं, दे ऑफर सीटीसी अबव 25 lakhs, दे लुक आउट फॉर रैंकर्स ओनली, कि हमें रैंकर्स चाहिए, हमारे इंटरव्यू शेड्यूल्स ये हैं, इफ़ यू आर विलिंग यू कैन अपीयर फॉर इट। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, देवर लाइक 100 स्टूडेंट्स ही हुआ रैंकर्स, तो 100 स्टूडेंट में से कह लो 98 स्टूडेंट्स, मतलब मैं अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, एक दो और होंगे, हर दिन कुछ ना कुछ इंटरव्यू होता था। किसी का कभी बीसीजी है, किसी का मैकेंजी है, किसी का महिंद्रा है, किसी का जॉनसन है, किसी का कोई इंटरव्यू है। एंड आई वाज लाइक यार मैंने तो कहीं अप्लाई नहीं करा, मैं कहाँ जाऊँगा। दे वर टेलिंग मी कि यार ये कंपनी इतना ऑफर कर रही है, इतना जॉइनिंग बोनस मिल जाएगा इफ़ यू जॉइन, ये पर्क्स हैं यहाँ पे, दीज आर द पर्क्स, फॉरेन भेजे कंपनी हमें। एंड आई वाज लाइक मुझे कुछ पता ही नहीं, हाउ वुड आई अप्लाई। बट फिर मैंने सर से बात करी, सर वाज लाइक कि तू कैंपस का वेट कर ले एक बार, लेट्स सी कैंपस में क्या होता है, फिर आगे देखेंगे। कैंपस का वेट कर लो, बिकॉज कैंपस में आती है कंपनीज अच्छी, एंड इफ़ यू आर अ रैंकर यू गेट वेरी गुड एज ओवर दैट। बिकॉज क्या होता है, रैंकर जैसे 100 रैंकर्स हुए, उसमें से कह लो 30 to 40 रैंकर्स इजीली ऑफ कैंपस प्लेस हो जाते हैं, बिकॉज वो कंपनीज ऑन कैंपस आती ही नहीं है। तो इफ़ दे वांट टू चूज दे हैव टू गो ऑफ कैंपस ओनली, तो कैंपस में आएंगे नहीं स्टूडेंट्स, तो कैंपस में बच्चे वैसे ही छट जाते हैं थोड़े। देन वी हैव द ऑप्शन फॉर कैंपस कि वहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करने होते हैं, कि दिल्ली सेंटर, मुंबई सेंटर, हैदराबाद। तो वहाँ पे और बाइफर्केशन हो जाती है बच्चों का, कि रैंकर्स किस सेंटर पे जा रहे हैं अब। सपोज अगर वी हैव 60 रैंकर्स रिमेनिंग, देर आर 15 सेंटर्स, ऑन एन एवरेज 8 to 10 रैंकर्स एट ईच सेंटर। तो वहाँ थोड़ा कॉम्पिटिशन वहाँ फिल्टर हो जाता है हमारा। थर्ड थिंग वॉज की लोकेशन। अब जो ऑफ कैंपस कंपनी प्लेसमेंट देती है, वहाँ पे एक कह लो मेन क्लॉज होता ही है कि दे कैन प्लेस यू एनी वेयर इन इंडिया, दे कैन प्लेस यू इन ओडिशा, दे कैन प्लेस यू इन जम्मू, दे कैन प्लेस यू इन आसाम। कोई वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी प्लेस हो सकते हो आप। कैंपस में वहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास कि इफ़ यू वांट टू रिलोकेट और नॉट, अगर आप उसे टिक कर दो तो यू विल नॉट गेट शॉर्ट लिस्टिंग्स फ्रॉम द कंपनी जो बाहर भेज रही है आपको। एक वो एडवांटेज और होता है कैंपस का। तो सर ने बोला एक बार कैंपस का वेट कर ले, देन वी विल थिंक फॉरवर्ड क्या करना है। कैंपस की शॉर्ट लिस्टिंग थी जिस दिन हमारा एमडीपी का लास्ट डे था, उस दिन उसकी शॉर्ट लिस्टिंग्स आ गई थी हमारे पास कि ये कंपनीज आपके पास हैं। देर वर रफली 22 कंपनीज दैट शॉर्ट लिस्टेड मी, कि 22 कंपनीज ने किया था, एंड उसमें से सिलेक्ट करना था। तो सर को फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, मतलब थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन तो मैंने कर लिया कि लाइक मुझे ये जॉइन नहीं करना, ये इंडस्ट्री जॉइन नहीं करनी, ये नहीं करनी। देवर फिल्टर्स लेफ्ट अप टू 6 to 7 कंपनीज। मैंने सर 6-7 कंपनीज ये बची है, इनमें से 4 को कंसेंट दे सकते हैं हम। इफ़ यू डोंट नो कि कैंपस में यू कैन ओनली अपीयर फॉर 4 इंटरव्यूज एट मैक्स, तो 4 कंपनीज़ को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है मैक्सिमम। तो मैं सर ये 6-7 कंपनी है, इनमें से 4 बता दो कौन सी करनी है। सर ने बोला एक टेबल बना के दे मुझे, कंपनी का नाम, सीटीसी और ये थोड़ी बहुत डिटेल्स मांगी सर ने, कह रहे एक टेबल बना के दे दे, मैं बता देता हूँ। तो उसमें जहाँ पे मैं भी काम करूँ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देयर वर ओनली 11 वैकेंसीज इन दैट, एंड दैट टू सिंस इट्स अ पीएसयू, वहाँ पे रिजर्वेशन होता है हायरिंग में। तो जनरल वैकेंसीज वर ओनली 4। तो सर ने बोला कि ये टिक कर दे। मैं सर 4 वैकेंसीज हैं, मतलब मुझे तो नहीं लगता मेरा हो पाएगा। सर कह रहे कर दे, कोई नहीं, एक बार रिस्क लेके देखते हैं, करेंगे तो ये ज्वाइन करने के, वरना मत करियो तू ज्वाइन कोई भी कंपनी। ये मैंने एक्चुअली बोला था। हाँ यार करनी है तो ये करनी मैंने है कहा करनी है तो यही करनी है, अदरवाइज कुछ भी ज्वाइन नहीं करना, हाँ फिर हम देख लेंगे। हाँ, फिर देख लेंगे जो करना है। अभी तेरे को कर ये टारगेट बना के रख। मैंने एक्चुअली सिर्फ उसी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, उसके जो फाइनेंशियल्स चल रहे हैं वो सब पढ़ा, न्यूज़ पढ़ी उसकी। मैं इसी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। बाकी भी अच्छे ब्रांड्स थे, अच्छी अच्छी कंपनीज थी, देवर ऑफरिंग 25 समथिंग, 22-25। लेकिन सर ने बोला इसी के लिए कर ले, इसमें होगा तो कर लियो, वरना मत करियो चाहे। इंटरव्यू हुआ, कैंपस वाला डे जो था उसमें क्या था, एक ही दिन में मेरे 4 इंटरव्यूज़ थे, तो क्लैश होते हैं ऑब्वियसली, तो यू हैव टू चूज़ कि कौन सा प्रायोरिटाइज करना है। एक तो मेरा वैसे छूट गया उस चक्कर में, बिकॉज HR वॉज नॉट रेडी टू रीशेड्यूल इट। तो आई अपीयर्ड फॉर 3 में से जब मेरा पावर फाइनेंस वाला इंटरव्यू हुआ, मेरे से पहले 2 बच्चों का और हो गया था, मतलब 2 नहीं, आई गेस 8 to 10 का हो गया था, एंड 2 को इमीडिएटली कॉल आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड। तो एंड दे वर फ्रॉम जनरल कैटेगरी ओनली। तो 4 में से 2 जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन मेरी गई वहाँ पे, 2 बची थी। आई वाज लाइक, मैं पता तब क्या, आई वाज फिल्टरिंग, यार ये जनरल नहीं होगा, ये एससी होगा, ये ओबीसी होगा, ये होगा। आई वाज फिल्टरिंग दैट, मतलब मैं उस क्राइटेरिया से चल रहा था कि यार ये निकाल दो। हाँ जनरल में 1-2 बच्चे बचते हैं, इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है। 12 बजे आई गेस मेरा इंटरव्यू हुआ, रफली 12 बजे, 12 से 2 के बीच, मतलब सारे इंटरव्यूज हो गए थे तीनों। 2 कंपनीज़ का और था, साथ साथ वो भी अपीयर कर लिया था मैंने, 2 कंपनीज़ का और था। एंड आई वाज सिटिंग देयर, मैं 2 के पास आ गई। पता लगा मेरे बाद का एक इंटरव्यू हुआ, उसके पास भी कॉल आ गया कि यू आर सिलेक्टेड। तो मैं पता नहीं क्या होगा, आई विल बी सिलेक्टेड और नॉट, मतलब तब तो ये सोच रहा था कि कैंपस में भी होगा या नहीं होगा। 4 बजे एक बार HR का कॉल आता है वहीं से, पावर फाइनेंस से, कि आपने कहीं पे कंसेंट दिया है। मैंने कहा नहीं, एंड ही आस्क्ड मी कि व्हाट्स योर प्रेफरेंस फॉर PFC। तो
कैंपस में ना प्रेफरेंस भी आपको रैंक करनी पड़ती है, टॉप 4 आप सिलेक्ट करते हो, विच इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस, विच इज़ द सेकंड, विच इज़ द थर्ड, विच इज़ द फोर्थ। तो पीएफसी वाज माय फर्स्ट, तो मैंने बता दिया आई हैव टैग्ड इट एज फर्स्ट ओनली। तो ही टोल्ड मी कि अच्छा ठीक है, अभी कंसेंट मत देना, वी आर थिंकिंग अपॉन योर प्रोफाइल। मैं ठीक है। इट वाज रफली अराउंड आई गेस 5:30 हो गया था, मेरे पास तब भी कॉल नहीं आया था, एंड आई वाज लाइक मेरा कैंपस हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, सर को फ़ोन करते हैं, कहाँ करना है ये बता दो अब। 5:30 के बाद आई गेस रफली 6 बजे वापस उसी एचआर का कॉल आया, एंड ही टोल्ड मी दैट यू आर सिलेक्टेड। मैं फाइनली हो गया। तो इसमें ओवरऑल लर्निंग पता है क्या है, इसने स्टोरी बताई शुभम ने, इसमें ओवरऑल लर्निंग ये है कि व्हेन वी हैव मल्टीपल गोल्स या आइडियाज, तो हमारे दिमाग में वो 4 चीजें चलेंगी। बट जब आप एक को सेलेक्ट कर लेते हो कि यार मुझे इसे हिट करना है, देन आपका पूरा फोकस, पूरी वर्किंग, पूरे एफर्ट्स उस एक को अचीव करने में लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने हमेशा क्या किया है, 10 में से चीजों को फिल्टर करके, और मुझे पता था यार कैंडिडेट बहुत अच्छा है, वो कर सकता है। सेम एडवाइस अगर कोई दूसरा स्टूडेंट मुझे फोन करता, मैं नहीं देता। इट्स अ स्टूडेंट स्पेसिफिक एडवाइस। तो मैंने कहा भाई तू बस इन 2 को टारगेट कर, ठीक है, जिसमें से वन ऑफ द जो इसकी गवर्नमेंट कंपनी है उसी की तैयारी की। और मजे की बात ये थी कि इसके आर्टिकलशिप में भी उस तरह का एक्सपोजर इंक्लूडेड था, हाँ अगर मुझे जहां तक याद है, हाँ राइट, एक्सपीरियंस था मेरे था ना। पास। तो हम्म, आर्टिकलशिप में वो एक्सपोजर भी था। तो ये थी शुभम की आई थिंक स्टार्टिंग से लेके क्वालिफिकेशन कैंपस तक की जर्नी। हम्म, उसके बाद सिंस ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है और मैंने देखा है शुभम को मैं अपने एक फ्रेंड प्रभात के साथ कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ पे, जो कि काफी स्मार्ट है, 10 घंटे में 20 घंटे का काम कर सकते हैं, ये उस कैटेगरी में आते हैं। तो प्रभात भी इज वन ऑफ देम, प्रभात कुमार। आई विल ट्राई कि उनको मैं बुलाऊं, ही इज करंटली डायरेक्टर एट डेलॉयट। तो मैंने देखा यार ये ना सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर स्कॉलर है, इसका गवर्नमेंट कंपनी में नहीं खराब हो जाएगा। खराब क्यों हो जाएगा? 10 बजे नौकरी स्टार्ट होगी हम्म, भाई, सही, करेक्ट मी इफ आई एम हाँ, रॉन्ग, हम्म, 6 बजे खत्म हो जाएगी, हम्म, गाड़ी नौकर खाना पीना रहना कंपनी देगी, हम्म, जितना भी खर्चा करो सब कंपनी देगी, हर 6 महीने में एक आईपैड मोबाइल देगी, लैपटॉप भी देती है इफ आई एम नॉट हाँ। रॉन्ग, ऊपर से 30 लाख पैसा देती है। तो ये खराब हो जाएगा, ये नलायक हो जाएगा, यस और नो। तो मैंने इसको आई कीप ट्राई टू मोटिवेट हिम कि यार प्लीज डोंट सेटल एट दिस एज, सेटल मत हो जाना गलती से भी। बोला क्या करूं? मैंने कहा तू वर्क फॉर मी, तो एक काम कर, सारे क्वेश्चन बैंक बना, आई विल गाइड यू, बट मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट सुपर इंटेलिजेंट। ठीक है, तू सारे क्वेश्चन बना, सारे क्वेश्चन बैंक बना, आई विल गाइड यू एंड आई विल गिव यू रिवेन्यू शेयर। मैं कोई जॉब पे नहीं रख रहा हूं तुझे मेरे भाई, आई विल गिव यू ए रिवेन्यू शेयर। एंड नाउ टुडे, हालांकि इनकी फोटो कहीं नाम नहीं है बिकॉज ही इज इनटू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, इसका एक लीगल एंगल भी देखना था मुझे। जितने भी आप सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक हमने सारे बनाए हैं, दीज ऑल आर वन हैंडेडली मैं बोल सकता हूं डिजाइन एंड प्रिपेयर्ड बाय सी शुभम अग्रवाल। मेरा सिर्फ आइडिया है, मेरा सिर्फ और सिर्फ आइडिया है, गाइडेंस है, एग्जीक्यूशन सारा शुभम का है। ठीक है, तो एक रिवेन्यू ऐड किया, और अभी भी मैं स्टिल इसको बोल रहा हूं डोंट सेटल, अभी भी यही बोल रहा हूं बिकॉज बहुत शुरू से मेरे पहले बैच से बच्चा कनेक्टेड है मेरे साथ, फर्स्ट बैच से। जब 40 बच्चे थे तो वो स्टूडेंट हमेशा ना याद रहते हैं, सब सारे याद है मुझे, सारे कॉन्टेक्ट में आज भी। तो मेरा टारगेट है कि जॉब में क्या कमाएगा मुझे नहीं पता, बट अगले 4 साल बाद शुभम 1 करोड़ रुपए पर एनम मुझसे कमाएगा। आई वॉन्ट दैट, ये पता नहीं चाहता नहीं चाहता, बट आई रियली वॉन्ट दैट। अब ओवर टू यू गाइस, यू हैव 10 minutes, यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। आप हैंड रेज कीजिएगा, टीम आपको माइक देगी, लाइव क्लास स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको भी समय दूंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले फेस टू फेस की क्वेरी ले लेते हैं। हाँ जी, कोई भी हैंड रेज करके क्वेश्चन ले सकता है। सर आपकी सुनहरी जर्नी तो हमने देख लिया, आपके थ्रेट्स क्या थे लाइफ में, सीए जर्नी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा। हाँ, सो थ्रेट्स पूछा है, मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा हाँ, क्योंकि वहां का क्वेश्चन ना शायद, माइक अच्छा पे माइक है जाता आपके पास, हाँ। फिर ठीक है, थ्रेट्स पूछे। तो आई गेस फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा जो थ्रेड लगता है दैट इज टाइम मैनेजमेंट, वन ऑफ द मेजर चीज़ जो होती है। सेकंड चीज़ होती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्योंकि हर बार 2.5 साल तक अगर आप सेम चीज़ कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर आके पढ़ रहे हो, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मेन थिंग्स। तो वहाँ पे क्या होता है, आई वॉज लाइक
इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं थोड़ा क्लियर रखता था अपने आप को, मुझे क्या करना है, व्हाट आर माई प्रायोरिटीज। लाइक इफ आई एम स्टडिंग, फोन मेरा नीचे वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, सेकंड फ्लोर पे मैं लेक्चर देखता हूँ। इफ आई एम इन ऑफिस, फोन मेरा साइलेंट पे रहेगा, अगर चलाना हुआ बीच में लंच ब्रेक में चला लिया, टी ब्रेक में चला लिया। इफ आई कम बैक होम, देन आई यूज टू गिव कि आधा घंटा दे देते हैं फ़ोन को, अगर चलाना है तो 1 घंटा दे देते हैं। तो सेटिंग योर प्रायोरिटीज इन अ डे, कि किस टाइम पे क्या करना है, दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स। तो अपनी नोटबुक में लिख लो प्रायोरिटाइजेशन। सेकेंड चीज़, इफ़ आई टेल यू, जो मुझे लगता था मेरा पर्सनल थ्रेट अगर मैं बताऊँ, दैट वाज ट्रैवलिंग फॉर मी। क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव अप डाउन करना, इट्स अ 2 आवर जर्नी वन वे, 2 आवर मॉर्निंग में जर्नी करना, 2 आवर वापस जर्नी करना। दैट वाज वन ऑफ द की थिंग्स कि जो मुझे मैनेज करना था। उसको मैंने कैसे मैनेज किया, मैंने क्या किया, मैंने कुछ लेक्चर्स ना मोबाइल फ़ोन पे ले लिए थे अपने। आई यूज्ड टू कैरी 2 फ़ोन्स, एक नॉर्मल फ़ोन था, एक सिर्फ लेक्चर के लिए मैंने फ़ोन ले लिया था, जिसमें मैं लेक्चर देख सकता हूँ कि टीचर की क्लासेस लेक्चर में। तो मैंने लॉ के लेक्चर्स उसी मेट्रो में देखे आते जाते हुए क्योंकि वहाँ पे उस 2 घंटे को यूटिलाइज़ करना पड़ता था। सेकंड चीज़ वो थी। तीसरा, अगर देखो फाउंडेशन इंटर तक मुझे लगता है हम मैनेज कर लेते हैं एक बार को, टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी वाला एस्पेक्ट एक दिक्कत देता है हमें। फाइनल के साथ क्लासेस मैनेज करना, वो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज अगर आप एक बार ऑफिस में चले गए, आपने अंदर पैर रख दिया, आपको नहीं पता बाहर पैर कब रखोगे आप। दैट इज डिपेंडेंट टोटली अपॉन योर मैनेजर, योर टीम, योर वर्किंग आवर्स की कितना चल रहा है। देर वर टाइम्स कि हम 10-10, 11-11 बजे तक ऑफिस में बैठे हुए हैं, तब भी होता है 12 बजे भी बैठे हुए हैं, 1 बजे भी बैठे हुए हैं, 12 से 2 बजे तक की कॉल्स भी अटेंड करी हुई है रात को। तो वहाँ पे एक चैलेंज हो जाता है। वहाँ पे एक की टेक अवे जो मैंने रखा था अपने लिए, कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है और एक लेक्चर देखना है। दैट वाज वेरी मच क्लियर इन माई माइंड। मैं 6 बजे उठूंगा, मैं रात को 2 बजे सो रहा हूँ, मैं रात को 1 बजे सो रहा हूँ, मैं रात को 12 बजे सो रहा हूँ। दैट वाज नॉट लाइक फॉर अ फैक्टर फॉर मी। मैं 6 बजे इनको तो उठूंगा। नींद ही नहीं आती है या ये उठ ही नहीं पाते हैं। वो सर उसके लिए थोड़ा कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग माइंड रखना पड़ता है कि गोल सामने क्लियर रखो क्या करना है। माई गोल वॉज क्लियर कि मुझे 5 साल में सीए क्लियर करना है। मतलब कह लो मैं ऑप्शन नहीं देखता था, वरना जनरली क्या होता है हम देखते हैं कि यार ये अटैम्प्ट नहीं हुआ, अगला अटैम्प्ट ऑप्शन में है। मैं ऑप्शन नहीं देखता था, आई वॉज लाइक यही अटैम्प्ट है जो करना है, वरना आगे तो होना नहीं वाला कुछ हमारा। तो दैट इज़ द थिंग, थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमें बिल्कुल रखना पड़ेगा सीए कोर्स है ये। एक मेंटली स्ट्रेंथ जो होती है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग आपको बनना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उसके साथ अगर आप करो अपना सीए जर्नी, तो दैट वुड बी मच ईजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फर्स्ट टाइम जब आपने स्टेरॉइड करा था, हाँ। तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? फर्स्ट टाइम स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट क्लाइंट स्टैट ऑडिट का कोई फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस? मतलब कह लो फर्स्ट वर्किंग डे जो था मेरा ईवाई में, अगर वही बताऊं, सो तब कोविड वाला सीन था। दैट वाज वी वर वर्किंग फ्रॉम होम एंड आई वाज एलोकेटेड टू अ क्लाइंट दैट इज इन मुंबई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा मैनेजर था उसने मुझे फाइनेंशियल्स भेजे। ही सेंड मी डायरेक्टली फाइनेंशियल। उसे पता नहीं था शायद मैं कि फर्स्ट ईयर आर्टिकल या मेरा फर्स्ट डे है वर्किंग का। उसने मुझे सीधा फाइनेंशियल भेज दिए, कह रहा है ये ले फाइनेंशियल्स एंड पिकअप अदर एक्सपेंसेस फ्रॉम इट, तो एक को अदर एक्सपेंसेस करना है। मैं ठीक है, मैंने फाइनेंशियल्स ओपन किए, ओपन नहीं हुए। मैंने दोबारा ओपन किए, नहीं हुए। मैंने आधा दिन लगा दिया, ओपन नहीं हो रहे थे लैपटॉप में। तो मैंने मैनेजर को बोला कि ओपन नहीं हो रहे। तो उसने बोला ठीक है मेरे लैपटॉप में चल रहे हैं, आई विल कनेक्ट यू विद एन अनदर इंटर्न दैट इज़ ऑन दिस क्लाइंट, वो बता देगा क्या दिक्कत है। मैंने ओपन किया, उसमें एक ऑप्शन आता है एनेबल कंटेंट का, उससे क्लिक करना होता है तब जाके वो फाइनेंशियल्स खुलते हैं, बिकॉज ऑफ फॉर्मूलाज एंड ऑल मैक्रोज एंड ऑल एनेबल्ड होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो वही था। उससे पहले भी बताऊँ, इंटर्न ने मुझे कॉल किया टीम्स पे, मुझे वो पिक करना नहीं आता था पहले, बिकॉज साइड में कॉल तो बचता था, उसका पिक स्लाइड करके होता है, नॉट इफ़ यू क्लिक इट। उसे क्लिक करे जा रहा हूँ, वो पिक नहीं हो रहा। उसने मुझे नॉर्मल कॉल किया फिर कि शुभम कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? मैं पिक कर रहा हूँ, हो नहीं रहा पिक। तो उसने मुझे बताया ऐसे तो क्लिक कर क्या कर रहे हो? मैं क्लिक कर रहा हूँ, कह रहा क्लिक करके स्लाइड कर दो। तो वो पिक हुआ। कॉल पे आए, ही टोल्ड मी कि प्रेजेंट योर स्क्रीन, आई विल सी की क्या दिक्कत है। मैं क्या प्रेजेंट योर, कह रहा प्रेजेंट करो स्क्रीन को। मैं नया इंटर्न हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ करना क्या है, कहाँ पे क्लिक करना है। तो उसने बोला कि ऊपर जाओ, राइट हैंड साइड पे एक एरो वाला ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो, फिर नीचे बहुत सारी स्क्रीन्स आएगी, उस पर क्लिक कर लो, तब जाके तो फाइनेंशियल्स प्रेजेंट हुए। फिर मेरे को आदत थी उसकी लैपटॉप पे, इफ़ आई आस्क यू कि सिर्फ कर्सर से काम करने की, एंड इफ़ यू वर्क फ्रॉम कर्सर ना, बिग फोर का काम तुम्हारा एक दिन का 4 दिन में होगा, सही बताऊँ तो। मतलब एक्सेल में तुम्हारा कीबोर्ड पे इतना अच्छा हाथ होना चाहिए कि इफ़ यू हैव क्लोज्ड योर आइज देन ऑल्सो यू कैन टाइप द फॉर्मूलाज। इतना अच्छा हाथ होना चाहिए, और वो धीरे धीरे डेवलप होता है जैसे जैसे आप काम करते हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली काम करोगे एक्सेल पे, धीरे धीरे डेवलप होगा वो। तो वो मैं कर्सर पे काम करा, ही वॉज टेलिंग मी कि यार इतना धीरे क्यों कर रहा है? मैं कर्सर से तो ऐसे ही होगा।
ही टोल्ड मी कि कर्सर पे काम नहीं करना है, तेरे को कीबोर्ड से चलाना आना चाहिए सब चीज़ें अब। तो मतलब कीबोर्ड शुड बी फॉर एवरीथिंग। आप हाँ, सही बोला, इसने बहुत सही स्टेटमेंट यूज किया है कि आपका कीबोर्ड और एक्सेल पे इतना हाथ स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ऐसे बात कर रहे हो और आप काम आपका हाँ, चल रहा है। राइट। तो वो धीरे-धीरे डेवलप होगा, इफ़ यू मतलब अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं आता, तो जैसे ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, धीरे-धीरे आदत डालना कि कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, मतलब कर्सर कम यूज़ करना और है। आफ्टर 6 मंथ और ईयर जब मेरी बात हुई थी तो बोल रहा था सर कंसोलिडेशन कर रहा हूँ, 10-12 क्लाइंट, 10-12 एंटिटी है, 260 260 एंटिटी थे उसे कंसोलिडेट। तो दिस इज द चेंज लाइक फ्रॉम डे 1 टू लाइक डे आफ्टर 12 मंथ्स। तो ये था। एक क्वेश्चन आया है बहुत अच्छा लाइव क्लास स्टूडेंट से, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बट जितना मुझे याद है तो बहुत एफर्ट्स कर रहा था, याद है मुझे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी थोड़ा अलग चैप्टर था लाइफ में। जब मैं अप्लाई कर रहा था ना, तब रिसेंटली आईसीआई का नोटिफिकेशन आया था दैट यू कैन कंटिन्यू इट फॉर 18 मंथ्स। पहले 12 मंथ्स की होती थी, उन्होंने तब अलाउ कर दिया कि 1.5 साल आर्टिकलशिप, 1.5 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अभी तो 1-1 साल है दोनों, तब 1.5 साल के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, आई विल गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बिकॉज ईवाई से मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था तब, इतना सारा काम है, पूरे दिन हम लगे ही रहते हैं। तो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे। आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम वेरी गुड कंपनीज एज वेल, 3 या 4 ऑफर लेटर्स थे मेरे पास। मैंने 3-4 ऑफर लेटर्स लेके फिर सर को फ़ोन किया इस बार। मैं सर ये 3-4 है, बताओ किस में जाना है? क्योंकि ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होता है ना हमेशा। तो ये 3-4 है, किस में जाना है? तो सर ने बोला चल मुझे 5 मिनट बाद कॉल कर लो, डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन किया हमने। सर ने बोला कि अभी क्या कर रहा है तू? मैं इस क्लाइंट पे हूँ, ये काम कर रहा हूँ मैं, ये प्रोफाइल है मेरी। तो सर कह रहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जा क्यों रहा है? मैं क्योंकि मुझे थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस, मतलब वर्क थोड़ा लाइट चाहिए। यहाँ पे इतना वर्क प्रेशर है, मैं काम ही नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मैनेज ही नहीं कर ये पा है, रहा। ये था, ये जो बोल रहा था ना काम चाहिए नहीं था। हाँ। सर मैं मर जाऊंगा सर, सर बहुत काम है सर, फाइनल कैसे होगा सर, रात को 2-2 बजे तक काम। हाँ, ये था, ये नहीं था कि मतलब कुछ नया सीखना है ना, ये तो जो ये था मतलब कि वर्क प्रेशर वाला चीज़ था कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कि मैं नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, पढ़ाई का पता नहीं क्या है, पढ़ाई का स्टेटस नहीं पता कुछ, वर्क प्रेशर बहुत है। तो सर ने बोला कि ऐसा कर, यहीं कंटिन्यू कर एक बार, मतलब मेरी बात सुन ले कि इंडस्ट्रियल मत जा अभी। इंडस्ट्रीज़ में कुछ फैक्टर्स है सर के कि थोड़ा तब कोविड वाला सीन था, इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है पता नहीं। सेकंड उन्होंने बताया मुझे, तब मुझे पता नहीं था कि स्टडी लीव्स वाला भी कंसेप्ट देखना होता है, कि स्टडी लीव्स कौन कितनी दे रहा है। तो बाद में मैंने पता किया तो 4 में से 2 कंपनीज़ वर देयर कि वो बोल रहे हैं मुझे अटेम्प्ट स्किप करके आगे वाला अटेम्प्ट देना अपना। तो आई वाज़ श्योरली नॉट रेडी फॉर दैट, और मुझे पता भी नहीं था। वो सर से बात करके पता लगा कि कंपनीज़ ऐसा बोलती हैं आपको कि आपको अपना सीए फाइनल अटेम्प्ट जो ड्यू है वो छोड़ना पड़ेगा एंड अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा। ये मुझे कैसे पता था, क्योंकि आई सिलेक्टेड द नंबर 1 कंपनी जीएसके, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन। उनका मेरे पास ऑफर लेटर है आज भी। हुँ। और जीएसके में किसी का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में होता नहीं है, बिलीव मी, मेरा हुआ था। तो उन्होंने कहा आप सेलेक्ट कर लो। तो जब सेलेक्ट में करने लगा हुँ। और मैंने अपने पार्टनर को कहा कोठारी में कि आई एम गोइंग फॉर जीएसके, तो वो भी शॉक्ड हो गए, यार जीएसके में हो गया, हुँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर मैंने उनको बोला, एक पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने फोन पे वैसे ही पूछ लिया कि माई अटेम्प्ट इज दिस, आप कितने महीने की छुट्टी देंगे? बोले क्या, यू हैव टू स्किप योर अटेम्प्ट। मैं आपको मेल दिखाऊंगा, चलो बात डिस्कशन हो गया। तो मैंने उनको हुँ। लिखा कि आई विल नॉट स्किप माई अटेम्प्ट, आई हैव 1 अटेम्प्ट एंड दिस वाज दैट इज माय गोल्डन अटेम्प्ट। मैंने सेम लाइन लिखी है, आई विल नॉट स्किप इट। मैंने जीएस के छोड़ के कोठारी कंटिन्यू किया था। हुँ। उन सब फैक्टर्स की वजह से फिर सर ने मुझे बोला कि लाइक इंडस्ट्रियल अभी मत जा, कंटिन्यू विद ईवाई, थोड़ा वर्क प्रेशर है, थोड़ा मैनेज कर टाइम को अपना ना, थोड़ा टाइम को मैनेज कर, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस बढ़ा अभी, जितना तूने काम कर लिया 1.5 साल में कर लिया, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस इंक्रीज़ कर। तो दिस वाज़ द रीज़न कि मैंने इंडस्ट्रियल जॉइन नहीं किया था। अभी भी मेरे पे ऑफर लेटर पड़े हैं 3-4 कंपनीज़ के, तभी भी पड़े हों तो। अच्छा, काफी क्वेश्चन ना आर्टिकलशिप और इंटरव्यू के आ रहे हैं लाइव में। मैं आपको हुँ। बताना चाहूंगा, मेरा एक डेडिकेटेड सेशन है यूट्यूब पे जिसमें शुभम के साथ भी है और आई थिंक अमन सर और अमन के, तुम्हारा हाँ, भी है, अमन सर और मेरा भी है। जिसमें हमने सिर्फ ये बताया है कि रिज्यूम कैसे बनाना है, एचआर के क्वेश्चन क्या होंगे, टेक्निकल के क्वेश्चन क्या होंगे। वो 2 घंटे 2.5 घंटे के सेशन है, तो इतने यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन नहीं लेंगे। हुँ। आर्टिकलशिप और इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए आप वो वीडियोस देख लेना प्लीज, और मे बी विल टेक अनदर लाइव सेशन। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? यार माइक देना यहाँ पे। यू गाइज हैव 5 more minutes, 5 to 10 more minutes. सर, आपकी जर्नी जैसे आपने बताई बहुत अच्छी थी, हुँ। तो उसमें इंटरमीडिएट वाला जो पोर्शन था, हाँ। उसमें जैसे हर एक बंदा जो है वो रेगुलर प्लानिंग करता है कि उसके वीकली क्या गोल्स है, उसको क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है। तो एट द एंड ऑफ द वीक ऐसा भी होता है कि टारगेट कभी कभी अचीव नहीं होते। हाँ।
तो वो आपको एंड ऑफ द वीक ऐसा रिग्रेट भी कभी कभी देती है कि आपके रात की नींद भी चली जाए, राइट। तो उसमें क्या करें, उसको कैसे डील करें? वेरी गुड क्वेश्चन, रिलेटेड टू स्टडी ओनली, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, तो देखो टारगेट्स का पहले मैं बताता हूँ टारगेट्स कैसे सेट करना है। फर्स्ट थिंग इज कि जैसे आपने टारगेट सेट किया, अचीव नहीं हुए, यू गेट डिमोटिवेटेड दैट, ये पूरा साइकिल होता है। फर्स्ट स्टेप होता है टारगेट सेट करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, कि टारगेट आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सेट करने हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम क्या होता है कभी कभार बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि यार ये वाला लेक्चर, ये वाला चैप्टर तो मैं एक दिन में खत्म कर दूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन है पिकेट, मैं तो एक दिन में कर दूंगा। हमें ये ध्यान नहीं होता, जब मैंने क्लास में पढ़ा था उसमें 8 लेक्चर लगे थे, अब मैं सोच रहा हूँ उसको मैं एक दिन में कर लूँगा। तो फर्स्ट स्टेप जहाँ टारगेट सेटिंग होता है ना, वहाँ पे थोड़ा प्रोविजन बना के रखो। अगर मैं तुम्हारी लैंग्वेज में बताऊँ, कीप अ प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 10 to 15%, नॉट मोर देन दैट। ज़्यादा प्रोविजन बनाओगे आप पेसिमिस्टिक हो जाओगे, लिथार्जिक हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। वहाँ पे 10% का एक नॉमिनल सा प्रोविजन बना के रखो कि अगर आपने बोला कि 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 9 घंटे इस चैप्टर को मैं 9 घंटे दूंगा, 9 घंटे में हो सकता है वो हो जाए। सेकंड स्टेप कम से आपने करा, हुआ या नहीं हुआ, दो सिचुएशन। हो गया, बहुत बढ़िया बात है, यू गेट मोटिवेटेड, आप अगले चैप्टर पे फुल मोटिवेशन के साथ जाओगे। दिक्कत आती है सेकंड स्टेप में कि जहाँ पे नहीं हुआ वो। अब जब नहीं हुआ क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार आगे वाले टारगेट्स भी आगे आगे होते रहेंगे, बट मैं वहाँ वो नहीं करता था। जैसे यहाँ 9 घंटे दिए, इफ़ दिस कंप्लीट्स इन 10 आवर्स, मैं ठीक है 10 घंटे दे देते हैं, हो गया कंप्लीट। आगे वाले में 1 घंटा कम करूँगा मैं अब, क्योंकि जो मेरा ओवरऑल टाइम है उस सब्जेक्ट का, सपोज आई डेडिकेटेड 10 डेज टू माई अकाउंट्स, 10 डेज नहीं बढ़ने चाहिए, 10 डेज नहीं बढ़ने चाहिए। उसमें जो मैंने टॉपिक को एलोकेशन किया था, मैं आगे एफिशिएंसी बढ़ा के अपनी वो वाला जो टाइम मैंने ज़्यादा लिया कहीं और कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सकता है वो भी ना हो, लेट्स बी लाइक, और बुरा सोच लेते हैं कि वो भी नहीं हुआ, आपका एडवांस अकाउंट्स 11 दिन में हुआ, स्टिल ये सोच के मैं अपने माइंड में रख लेता था कि यार 10 का 11 हुआ, बट जितना मैंने टाइम इस रिवीजन में दिया है, आगे रिवीजन में वो हेल्प ही करने वाला है ना मुझे। इट्स नॉट लाइक कि ये रिवीजन मैंने ज़्यादा देर टाइम में कर ली तो आगे रिवीजन भी ज़्यादा टाइम में होगी। ज़्यादा टाइम क्यों लगा रिवीजन में? एक रीज़न जो मुझे लगता है बहुत बेकार हो सकता है कि हमने ध्यान से पढ़ाई नहीं करी, हम फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे थे। इफ़ यू आर अ सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट, मुझे लगता है इतने तो आप स्मार्ट हो कि फ़ोन से हट के आप पढ़ाई करके फोकस करोगे। दिक्कत आती है एफिशिएंट आउटपुट की, कि एफिशिएंसी के साथ हम नहीं पढ़ पाए, कि हम सोचते हैं हम 10 घंटे में कर लेंगे, बट नहीं हो पाता। वो पर्सनल कैपेबिलिटी जज करने वाली बात। स्टार्टिंग में आप फर्स्ट डिवीजन प्लान करोगे ना, उसमें ये बहुत होगा, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि फर्स्ट डिवीजन में जितना हो रहा है, सेकंड डिवीजन में उसमें सबको आप कवर अप करो। कि सेकंड डिवीजन आप फर्स्ट डिवीजन के बेसिस पे देखो कि अच्छा ये वाला सब्जेक्ट आपका वीक है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, तो जहाँ वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना है सेकंड में, जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम टाइम देना है। तो ओवरऑल टाइम मैनेज करना है। डोंट लुक फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट, जैसे मैं कहता हूँ कि एक दिन 2 दिन का नहीं हुआ, ठीक है, लुक फॉर लॉन्ग टर्म, कितना मेरा लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आ रहा है, राइट। सर एक और डाउट था। हाँ जैसे आप जब इंटरमीडिएट में थे, हाँ, तो आफ्टर क्लासेस आप सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देने पाते थे? सेल्फ स्टडी तो टॉकिंग अबाउट माई लेक्चर आवर्स, दैट वाज, अगर ऑडिट के साथ बात करूँ, ऑडिट तो सुबह 7 साढ़े 7 हमारी क्लास होती थी, एंड टिल 6 इवनिंग 6 आई वॉज हेयर, लक्ष्मी नगर में क्लासेस घूमता रहता था। तो 6 बजे के बाद मैं घर जाता था, 6 आई रीच होम बाय 7। 7 के बाद 1 घंटा थोड़ा रेस्ट का टाइम था, एंड देन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स पर सब्जेक्ट। जब ऑडिट चल रहा था, जब 4 सब्जेक्ट चल रहे थे मेरे साथ में, ऑडिट जब खत्म हो गया, जैन में खत्म हुआ था हमारा बैच, जैन फेब स्टार्टिंग में, तब फिर 3 सब्जेक्ट्स हो गए थे, तो तब भी 30 मिनट्स 40 मिनट्स पर सब्जेक्ट देना था, चाहे होमवर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वो भी फैक्टर बता देता हूँ। जैसे ऑडिट में सर हमें बोलते हैं पढ़ के आना है बस, या एक आंसर लिख के देख लेना, तब भी उसमें आधा घंटा देना पड़ता है, बिकॉज वो कंसेप्ट सर ने पढ़ा दिया। आपको कितना समझ आया ये जब आप पढ़ोगे तब समझ आएगा। सो दैट वाज एक्सक्लूडिंग होमवर्क पार्ट, मतलब वो आधे घंटे 30-40 मिनट्स अगर होमवर्क है, जैसे अकाउंट्स में बहुत होमवर्क मिलता था, तो अकाउंट्स का होमवर्क के साथ इंक्लूड कर लो वो। ऑडिट, लॉ, टैक्सेशन, इतना होमवर्क नहीं होता। टैक्सेशन में कह सकते हो थोड़ा हो सकता है, लॉ, ऑडिट, थ्योरी सब्जेक्ट्स में इतना नहीं होता। तो दैट वाज फॉर कंसेप्ट ओनली, कि 30-40 मिनट कंसेप्ट पढ़ लिया हमने जो क्लास में पढ़ाए हैं, या राइटिंग प्रैक्टिस कर ली जैसा किसी टीचर ने अगर हमें दिया है तो। थैंक यू सर। कुल मिला के स्टोरी इतनी है, क्लासेस के साथ 3-4 घंटे पढ़ाई कर रहा था ये। हाँ जी। ओनली स्टडी रिलेटेड डाउट्स, ओनली सीए इंटरमीडिएट स्पेसिफिक डाउट आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट नो आर्टिकलशिप, पास हो जाओ फिर आर्टिकलशिप की बात करेंगे। सही बात है ना? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं ये कह रहा था कि जैसे लाइफ में हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू देने का, हाँ, तो उसके बाद I will not take articleship question. Sorry, we have a limited time, beta. You can ask study related question. ओके सर।
अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टडीज यार आर्टिक देखो मैंने शुभम को भी यही बोला था यार इतना आगे यार अभी हम सीडी 1 पे हैं 1 से 2 पे जाएंगे 2 से 3 पे जाएंगे अभी हम 5वें के बारे में नहीं सोचते हैं मैंने देखा है बच्चा इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा होता है दिमाग में बिग 4 या आर्टिकलशिप चल रहा होता है हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं ये तैयारी उसी के लिए है तो अभी मैं करवा दूंगा यार डोंट वरी मैं हूं तुम्हारे साथ रिज्यूम मेकिंग आर्टिकलशिप क्वेश्चन क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे सब बता दूंगा बट उसका समय आने पर हाँ जी क्वेश्चन हेलो हेलो भैया हम्म। तो कई बार अभी आपने बताया कि सुबह 7 बजे से 6 बजे तक क्लास है और फिर 3-4 घंटे हम्म। तो मतलब सबको लगता होगा कई बार ऐसा नहीं लगा जिंदगी में भाई कर क्या रहे हैं हम सुबह 7 बजे उठते हैं पूरे दिन क्लास फिर 9-10 बज जाते हैं तो मतलब भाई कर क्या रहे हैं और क्या कर रहे हैं कुछ जिंदगी में ऐसा नहीं लगा कभी तो जैसा इसका आंसर पहले वाला आंसर में तो जैसे मैंने बताया मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं भी देखता था जब मैं इंटरमीडिएट में था मेरे बाकी सारे दोस्त जो स्कूल के सारे फ्रेंड्स थे देवर इन कॉलेज वो कॉलेज में सब चिल कर रहे थे रोज़ उनकी स्नैप आती थी या कह लो इंस्टा पे स्टोरीज आती थी कि यहाँ पे हम गए हैं पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे डांस कर रहे हैं बट वहाँ पे आई रियलाइज कि ये अभी जो चल रहा है मतलब इफ़ यू वर्क टुडे हार्ड टुडे आप अपना फ्यूचर बेटर कर रहे हो मतलब बेटर में ये नहीं कह रहा कि वो बुरी पोजीशन पे है किसी बट इन कंपैरिजन टू देम यू आर वर्किंग हार्ड टू बेटर योर फ्यूचर इसका आंसर मैं दूं सामने खड़ा है यस और नो तो जब भी ये क्वेश्चन आए इसकी फोटो लगा लो अपने रूम में सही कह रहा हूं मैं तो चलो टीचर कैटेगरी में आ गया हमें सलमान खान की नहीं लगानी है हमें शुभम जैसे स्टूडेंट की फोटो लगानी है जो आज आप हो और कल बनने वाले हो तो दिस इज द ओनली रीजन वी हैव टू वर्क हार्ड वी हैव टू सैक्रिफाइस फॉर फ्यू स्मॉल ईयर्स हाँ जी एनी अदर क्वेरी जैसे कि आपने बताया कि हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करते थे कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट मतलब कॉन्सेप्ट को जाके रिवाइज कर लेते थे सर हम सब कुछ कर लेते हैं हमारी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है लेकिन हमें जब तक ये नहीं पता होता हमने कौन सा स्पॉट को हिट करना है जब तक हमारी तैयारी पूरी नहीं होती हमारी तैयारी बेकार होती है एक तरीके से तो सर जैसे कि ऑडिट के क्वेश्चन है उसको हम कैसे एनालाइज करके उसका आंसर प्रॉपर दे सकते हैं वो स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर तो ये जो स्किल है ना क्वेश्चन में क्या लिखना है ये समझने की इट डेवलप्स फ्रॉम प्रैक्टिस ओनली बहुत क्लियर आंसर है इसका माना थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ में बट वेरी क्लियर आंसर है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप ICI को समझ पाओगे कि आंसर आपको लिखना है जो वहाँ पे पब्लिश होगा सजेस्टेड में एंड वो आंसर जब तक आप पढ़ोगे नहीं व्हाट आई यूज टू डू मैं आंसर पे हाथ रखता था क्वेश्चन पढ़ता था ऊपर क्या एंड आई यूज टू थिंक एट बैक ऑफ द माई माइंड कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं क्या लिखूंगा मैं माइंड में रफ पॉइंट्स बनाता था कि सपोज आई विल कोट ऐसे 220 ऐसे 220 में ये वाला पॉइंट मैं कोट करूंगा ये वाला कोट करूंगा ये वाला करूंगा देन आई विल राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस देन आई विल राइट द एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन तो ऐसे मैं एक स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर अपने माइंड में बनाता था देन यूज टू रीड द आंसर फिर मैं अपना जो मैंने सोचा और वहाँ जो सामने लिखा है उसको कंपेयर करता था कि मैंने क्या गलत सोचा या वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा लिखा है तो उस तरीके से अगर आप करोगे ना ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 1 or 2 months नॉट स्पेसिफिकली फॉर ऑडिट सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना ही है आपको धीरे धीरे पता लगेगा प्रैक्टिकल में पता लगेगा ऐसे आंसर कैसे लिखता है वो स्टेटमेंट लिखता है वो प्रॉपर टेबल्स क्या बनाता है वर्किंग नोट्स क्या बनाता है वो ओवर द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस से डेवलप करोगे ना तब होगा ये राइटिंग प्रैक्टिस से होगा अगर आप रीड करोगे ना क्वेश्चन उससे नहीं होगा राइटिंग प्रैक्टिस करो पूरा आंसर लिखने के लिए नहीं कह रहा मैं क्या करो जैसे ऑडिट में क्वेश्चन पढ़ लिया लिख दो एज पर ऐसे 220 नाम मत लिखना डैश डैश डाल दो कीवर्ड लिख दो मैं ये कीवर्ड अपने आंसर में डालूंगा देन लिख दो फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दूंगा अंडरलाइन देन एनालिसिस कर दूंगा अंडरलाइन कंक्लूजन में ये लाइन लिख दूंगा एंड देन कंपेयर इट मतलब स्क्रिबलिंग ऑफ आंसर करो बस तो उससे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है कि आप सोचोगे आपने कुछ और सोचा आंसर में बिल्कुल ही उल्टा लिखा है वो दिक्कत आएगी बट धीरे धीरे आपका पेज डेवलप होगा आप सोच पाओगे उस तरीके से जिस तरीके से ICI सोचता है ठीक है दैट्स हाउ यू विल डेवलप इट थैंक यू सो मच सर तो आंसर क्या हुआ बेटा प्रैक्टिस 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 एक क्वेश्चन है डेली के पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी बैकलॉग हो जाता है वो कैसे कवर करें तो उसके लिए वीकेंड्स होता है डे ऑफ मिल जाता है कभी क्लासेस में तो यू कैन कवर इन दैट ऑडिट के लिए तो स्पेशली मैं 4 या 5 डेज ही ले रहा हूं तो फॉर ऑडिट सब्जेक्ट यू हैव प्रॉपर टाइम ठीक है फॉर अदर सब्जेक्ट मैं मानता हूं कभी कभी नहीं होता है बैकलॉग क्लियर उसके लिए जब आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होगा ना जैसे कि ऑडिटिंग अब जल्दी से कंप्लीट होने वाला है 10 to 15 अगस्त के आसपास देन यू विल गेट टाइम 4 घंटे का आपका स्लॉट फ्री हो जाएगा देन यू कवर योर बैकलॉग हाँ जी
माइक माइक देना यार। हेलो सर, चलो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। और सर मैं पूछ रहा था कि जैसे हमारा हमारा जो अटेम्प्ट था वो नवंबर से जनवरी शिफ्ट हो गया, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते इस अपॉर्चुनिटी को एक्स्ट्रा रिविजन्स के लिए देखते हैं। आई वुड तो टारगेट कि मेरा बहुत- नवंबर तक जो था अटेम्प्ट, मैं उसे रीशेड्यूल नहीं करता अपने माइंड में। इट वाज लाइक कि मैं नवंबर के लिए पढ़ता, एग्जाम्स मेरे नवंबर में उसी तरीके से पढ़ता। जो एक्स्ट्रा मंथ्स मिले दोज आर एट माई एडवांटेज। ये नहीं है कि मैं उसको डिसएडवांटेज की तरह देखता एंड इट विल बी लाइक कि मैं उसको अब रिवीजन के लिए यूज़ करूंगा जो मैं पहले कर रहा था। मैं उसको एडिशनल रिविजन्स के लिए यूज़ करता। सर ऐसा होता है कि जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी हम ना सोच के हो जाते हैं कि 2 महीने एक्सटेंड हो गया, तो हम थोड़ा लेजी हो जाते सोच के ऐसा। तो दैट्स व्हाट अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ इज कि मेंटली आपको रखना है कि नवंबर में है, सोचो ही मतलब जनवरी में है। और मेरे को पता प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है डेवलप करना, बट करनी पड़ेगी। यू आर अ सीए स्टूडेंट नाउ, फाइनल्स तक देना है आपको, तो करनी पड़ेगी मेंटल स्टेट डेवलप कि मेरे को अपनी बॉडी को अपने माइंड के हिसाब से कंट्रोल में लाना है। और बेटा ऑडिट के लिए तो सितंबर कर लो, वो नवंबर में है। ऑडिट के लिए कौन सा? सितंबर। आज ही सही। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट माइंडसेट बना लेंगे भाई कपिल सर ने सितंबर बोला है तो मैं तो सर को 100% फॉलो करने वाला हूं। मेरा ऑडिट का एग्जाम कब है? उसके बाद नवंबर है, जनवरी है, वो बोनस है भाई साहब। मैं तो सितंबर में ही 90+ ठोकने वाला हूं। समझ आ रही है बात? उसके बाद 30 मिनट का सब्जेक्ट रह जाएगा डेली आपके लिए, 30 मिनट। अगर आपने सितंबर टारगेट किया तो मेरे साथ 30 मिनट ऑडिट निपटाया, ऑडिट खत्म। बाकी जो करना हो करते रहना। हाँ जी, थैंक यू सर। वहां पे माइक देना यार। लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है? एक 10 सेकंड में आंसर दे। अकाउंटेंसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे मैनेज किया? अकाउंटेंसी टॉकिंग अबाउट, तो समराइजेशन ऑफ सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट्स लाइक कि जितने क्वेश्चंस होते हैं ना उसको 3 कैटेगरी में कर लो, इजी, मीडियम, हार्ड, और मे बी ईजी और हार्ड। तो जैसे सपोज देयर आर 40 क्वेश्चंस, तो उसमें से 20% क्वेश्चंस आपके इजी में चले जाते हैं, 80% बचते हैं। सेकंड रिवीजन में वापस यही करो, तो वापस 20% उधर जाएंगे, 80% इधर आएंगे। और ईजी वालों को आप अगली रिवीजन में नहीं करने वाले, कीप दैट इन माइंड। उस तरीके से मार्किंग मैं करते हैं। कंक्लूड कर देता हूं। पहला वर्ड क्या बोला इन्होंने? समराइजेशन। आज हमने क्या किया है? समराइजेशन। 40 में से कितने क्वेश्चन? और मे बी सम कैन टुक 5। तो यही है फर्स्ट रिवीजन में सेकंड रिवीजन की प्लानिंग होनी चाहिए। दिस इज द ओनली की फॉर ऑल द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड थ्योरी सब्जेक्ट। टैक्स में बेटा, टैक्स में क्वेश्चंस को समराइज करने का अलग तरीका होता है थोड़ा। उसमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट्स मार्क करनी होती हैं। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ पीजीवीपी कंटेनिंग 10 एडजस्टमेंट्स। आप देखोगे 10 में से 8 तो आपको बहुत इजीली आती हैं, 2 होती हैं घुमाने वाली, तो मार्क दोज 2 ओनली। अगली बार जब रिवीजन करोगे सिर्फ 2 एडजस्टमेंट पढ़नी है, पूरा क्वेश्चन चला गया। मेरे को इंटर का तो मेरा याद नहीं है ज्यादा, बट फाइनल की मेरे को मेरी डायरेक्ट टैक्स की जर्नी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि एक बहुत वास्ट सिलेबस है डायरेक्ट टैक्स का। और हाँ। विनोद गुप्ता सर के तो 9 मॉड्यूल्स थे, तो जान निकल जाती थी। हाँ। तूने भी शायद उन्हीं से पढ़ा। इनिशियली। तो मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे टैकल किया था डायरेक्ट टैक्स को। सर का एक मॉड्यूल था पूरा कैपिटल गेन का, पूरा एक मॉड्यूल। तो उस पूरे मॉड्यूल को पढ़ा, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन भी हैं, बाकी चीजें भी है, समझ आ गया, दोबारा नहीं पढ़ सकते। फिर क्या किया, जब पूरा मॉड्यूल पढ़ लिया, बहुत सारे 400 क्वेश्चन है, तो उसमें से 4 क्वेश्चन निकाल के रख लिए मैंने कि 4 क्वेश्चन मैक्सिमम एडजस्टमेंट को कवर करते हैं। और एक समरी बुक देते हैं सर, समरी बुक ले ली और मेन बुक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कवर कर लिया। तो आपको इस तरह से समराइजेशन तो करना ही पड़ेगा फॉर ऑल दी सब्जेक्ट। हाँ जी, लास्ट क्वेरी बेटा आज की। हेलो सर। हेलो सर, हमने ग्रुप 1 के टाइम पे प्लान किया था कि हम ग्रुप 2 के साथ ग्रुप 1 को भी लेके रखेंगे, बट अगर आज हम एक्चुअली देख रहे हैं रियलिटी में तो हम कर नहीं पा रहे, और करने बैठ रहे हैं तो हमारा मतलब टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। 12 1 बज जाते हैं, और ग्रुप 2 भी रह जाता है कुछ। और अगर हम उतनी देर लगाए तो फिर क्लास में आके नींद आने लगती है। अंडरस्टूड। हाँ, तो क्या करें मतलब? सो देखो यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखो, प्लान फॉर वन थिंग एट अ टाइम। एक चीज़ पे फोकस करो। अभी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है ना, ग्रुप 1 को एक बार साइड रख सकते हो, आप ग्रुप 2 पे फोकस करो, वरना ग्रुप 1 के चक्कर में ग्रुप 2 की तो सारी क्लासेस आप बेकार कर दोगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कि मल्टीटास्किंग करनी है मुझे एक बार में ही, धीरे धीरे प्लान करो। लाइक जैसे आप कह रहे हो ग्रुप 1 नहीं चल पा रहा, पिक वन सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1, आधा घंटा पढ़ लो। मैं नहीं कह रहा पूरा 2 ही घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ के शुरू करो, धीरे धीरे करके उसको 1 घंटा करना। धीरे अगर आपको लगता है और टाइम बढ़ रहा है मेरे पास, उसको 2 घंटा कर लेना। तो टेक स्टेप बाय स्टेप। एकदम से आप सोचोगे ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट, ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट आज उठा के मैं पढ़ूंगा साथ में, इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्लान वाइजली,
प्लान एज पर योर कैपेबिलिटी एंड प्लान स्मार्टली। सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चंस तो बड़े होते हैं, बट हमें मतलब होमवर्क के टाइम पे अगर पूरी फॉर्मेट से करें तो हो नहीं पाता, तो हम रफली कर सकते हैं वैसे। स्क्रिबलिंग कर सकते हो, मैं भी वही करता था। मैंने तो क्या किया हुआ था, कंप्यूटर शीट्स होती है ना, ऑफिस से मैं उठा लाता था जो वन साइड प्रिंटेड होती थी, तो मैं उस पर स्क्रिबलिंग करता रहता था आंसर की। इतना मोटा बंडल था मेरे पास, कोई भी क्वेश्चन दिखा उसको स्क्रिबल कर लिया। बट ध्यान रखना एक चीज़, इसमें जो एग्जाम में आंसर लिखने वाले वो माइंड में रहना चाहिए कि फॉर्मेट या फ्लो ऑफ आंसर वही होगा। राइटिंग एक बार गंदी हो जाए, बुरी हो जाए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, स्केल पेंसिल से लाइन ड्रॉ करो, कोई बात नहीं, बट आंसर का फ्लो वही होना चाहिए जो एग्जाम में आने वाला है आपके पास। थैंक यू सर। शुभम मिश्रा, पोस्ट योर क्वेरी बेटा। शुभम मिश्रा, पोस्ट योर क्वेरी। ग्रेजुएशन कहाँ से थी तुम्हारी? SOL। SOL। चलो जी, आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया हो। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, शुभम को मैं पीछे छोड़ रहा हूँ, आप आराम से बातचीत कर सकते हो।